हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा फ्रॉम ड्रीम्स फायर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का हम द यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम इसके जो और टॉपिक्स है उसको हम सीक्वेंस वाइज जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा वो करेंगे। ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। जियो को वैसे भू भी बोलते हैं और ग्राफी जियो प्लस ग्राफी मतलब भू विज्ञान, मतलब भू जो हमारी धरती है उसका अध्ययन करने को ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी के जो फादर थे इराटोस्थेनीज को ज्योग्राफी के फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। तो ज्योग्राफी में जो हमारा पहला टॉपिक है द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ब्रह्मांड किस तरह से ओरिजिनेट हुआ और उसकी जो है स्टडी को क्या कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग एस्ट्रोनॉमर के द्वारा दी गई थी, जिसमें जो सबसे फेमस थ्योरी है, सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है वो बिग बैंग की थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं। तो जो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस विषय में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर के द्वारा अलग अलग जो है विचार दिए गए थे। बिग बैंग थ्योरी उनमें से एक है। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो एक एस्ट्रोनॉमर हुए बेल्जियम के ए.बी. जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत रखा। और उसके बाद बहुत सारी स्टडी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज दी थी। डॉक्टर संडेजा ने थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई इतनी जितनी कि इसको कारगर माना गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्स है, बिग बैंग थ्योरी थी क्या, इसको एक वृहत विस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक स्मॉलर, बहुत छोटा पॉइंट था, एक छोटा सा बिंदु था, मटर के दाने जितना बिंदु था। वो एक एनर्जी से फुल ऑफ हीट और टेम्परेचर से फुल भरा हुआ था। बृहद विस्फोट उसमें कब हुआ, जब उसकी हीट और टेम्परेचर इतना एक्सेस बढ़ गया कि वो ब्रस्ट हो गया, फट गया, उसमें विस्फोट हो गया और वो एक दिशा विहीन, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो गए उसके कण। एक छोटा सा मात्र पॉइंट, यहाँ पर एक मटर के दाने जितना बिंदु था, इसमें जब बहुत ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये एकदम से फट गया और अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे चक्कर खाने लगा। और इतनी हीट थी इसमें कि इसको ठंडा होने में बहुत साल का टाइम लग गया, बहुत सालों लग गए। ये बिग बैंग थ्योरी का जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, ये विस्फोट हुआ था, ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। इतना टाइम लगा इसको प्रोसेस में आने के लिए। जब ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको जो है ठंडा होने में भी बहुत साल के टाइम लग गए। जब इसमें जो डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स, वाटर, कमेट्स, एस्ट्रॉइड वगैरह बहुत सारे पार्टिकल्स थे यूनिवर्स में, फिर ये ठंडे होके क्या हो गया कि इसमें जो एक सौर मंडल का निर्माण हो गया। एक ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये अपने एक फिक्स वे में, फिक्स पाथ में जो है चक्कर लगाने लगे। उसके बाद अलग अलग गैलेक्सीज बनी यूनिवर्स में, हजारों करोड़ों बिलियंस के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग गैलेक्सीज आई। जिसमें गैलेक्सी का मीनिंग होता क्या है, मतलब मंदाकिनी बोलते हैं इसको हिंदी में, मंदाकिनी एक्चुअल में होती क्या है, अ सिस्टम ऑफ बिलियन और मिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर विद गैस एंड डस्ट टुगेदर। जो एक स्टार्स का ऐसा समूह, बिलियंस ऑफ स्टार का ऐसा समूह जो एक मतलब पर्टिकुलर स्थान पे रोटेट कर रहा है या फिर पर्टिकुलर स्थान पे वहाँ पर गैलेक्सी का निर्माण कर रहा है, मंदाकिनियों का निर्माण कर रहा है। तो मंदाकिनी में हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी के सबसे पहले हम टाइप्स करेंगे। इसके जो 3 टाइप्स होते हैं मेनली। 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज कौन कौन सी होती है, ये शेप वाइज होती है, इसके आकार के आधार पे होती है। नंबर 1 है स्पाइरल शेप, नंबर 2 है इलिप्टिकल शेप, नंबर 3 है इरेगुलर शेप। तो
गैलेक्सीज के हमने 3 टाइप्स देखे, स्पाइरल शेप गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर शेप गैलेक्सीज। जो स्पाइरल शेप, जिसको सर्पिलाकार मंदाकिनी भी कहते हैं, सर्पिलाकार जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है, सांप के आकार की गैलेक्सीज, मतलब जो कुंडली मतलब गोल है, अंदर से कुंडली के टाइप में बनी हुई होती है और बाहर को जैसे स्पाइरल, किताबों में भी स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल करते हैं हम, उस टाइप की जो गैलेक्सीज होती है उसको स्पाइरल शेप गैलेक्सी बोलते हैं। उसके बाद इलिप्टिकल शेप जो गैलेक्सीज होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, दीर्घवृत्ताकार, या वो इस टाइप में भी हो सकती है। हजारों करोड़ों मिलियन के हिसाब से जो हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज है वो अलग अलग शेप में पड़ती है। इरेगुलर शेप गैलेक्सी, जिसकी कोई शेप नहीं है, मतलब इरेगुलर अनियमित शेप है जिसकी, वो किसी भी टाइप में हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, कहीं से स्पाइरल हो सकती है। तो ये 3 टाइप है गैलेक्सीज की शेप के। जो हमारी गैलेक्सी है, मतलब जिसमें सन, प्लैनेट्स, कॉमेट और एस्ट्रॉयड, सैटेलाइट, उसके सैटेलाइट जो यहाँ पर लाई करते हैं, वो हमारी गैलेक्सी है स्पाइरल शेप गैलेक्सी। जो हमारी आकाशगंगा है उसकी शेप किस टाइप की है? स्पाइरल शेप गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। इसको दूध मेखला भी बोलते हैं, दूध मेखला गैलेक्सी, मंदाकिनी। इसमें सूर्य सौर मंडल का जितना भी हमारा सौर परिवार है, सौर मंडल का जितना भी फैमिली है, वो सारी इसमें मिल्की वे में आती है। अब यहाँ पर जो है जो मिल्की वे के सबसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी फाउंड की गई है, जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी जो खोजी गई है, एंड्रोमेडा, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये इसके मिल्की वे की सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं, 100 अरब स्टार्स नियर अबाउट जो है मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसमें लगभग 100 अरब स्टार्स है। और जो सन, प्लैनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, सैटेलाइट, ये मिल्की वे के ही पार्ट्स हैं सारे। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ मिल्की वे और नियरेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब सबसे चमकीला तारा कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का। कई बार इसमें ऑप्शन दे दिया जाता है, ऑप्शन में या तो डॉग स्टार आएगा सीधा, या फिर कई बार सन भी दे दिया जाता है। अगर सन आपके पास सन और डॉग स्टार दोनों है तो आपने सीधा ऑप्शन सन के साथ जाना है, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट एलिमेंट जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो सन है। अगर आपको सन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप इसके साथ डॉग स्टार लगा सकते हैं, डॉग स्टार या लुब्धक भी बोलते हैं इसको। फिर नियरेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरे नंबर पे आता है अल्फा सेंचुरी। सबसे पहले आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरे नंबर पे आता है अल्फा सेंचुरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई, जब उन्होंने बोला कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक जो छोटा बिंदु था, एक छोटा फोकस सेंटर था, वो ब्रस्ट हो गया हीट टेम्परेचर के कारण। उसकी एक्सेसिव टेम्परेचर जब बढ़ गई तो वो फट गया और वो अलग अलग डायरेक्शन में हो गया। फिर वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अपनी एक अलग पाथ में जो है चक्कर काटने लगा। फिर यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री जो थे, उनके विचारों में मतभेद हो गया कि वो जब पिंड घूमने लगे, ठंडे हो गए, वो आकार में आ गए और एक सौर मंडल का निर्माण हो गया, तो उनको ये कन्फ्यूज़न हो गया कि उसका सेंटर बिंदु क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। सबसे पहले जो थ्योरी, 2 थ्योरी आई, जियोसेंट्रिक थ्योरी और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जियो मतलब धरती, भू मतलब भू केंद्रित सिद्धांत जो था, इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ वॉज अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट। ये जो थ्योरी थी ये बोलती थी कि जो जियो मतलब पृथ्वी है, हमारी धरती है, वो पूरे सौर मंडल का केंद्र है, फोकस सेंटर है, और सारे प्लैनेट्स और अदर जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं ब्रह्मांड के, वो इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ये जो थ्योरी का जो प्रतिपादन किया, इसको जो इस थ्योरी को जो बता रहे थे उनका नाम था कॉलेडियस टॉलेमी, जो इस थ्योरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। इस थ्योरी के साथ जो ज़्यादा
इसको प्रतिपादित कर रहे थे, उनका नाम था कॉलिडियस टॉलेमी, एक एस्ट्रोनॉमर हुए। उन्होंने बोला कि जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग धरती एक फोकस सेंटर है, बाकी जो जितने भी एलिमेंट है ब्रह्मांड के, एलिमेंट सौर मंडल के जितना भी जो हमारा परिवार है, सौर परिवार है, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दूसरी थ्योरी आई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो माने सन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस पर बहुत सारे मतभेद हुए। ये मनवाया गया कि धरती जो है, बहुत टाइम तक ये मनवाया गया लोगों से कि जो अर्थ है वो सेंटर है, फोकस सेंटर है सौर मंडल का। परंतु बाद में एक दूसरे एस्ट्रोनॉमर आए, खगोल शास्त्री आए, जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। इस खगोल शास्त्री के अनुसार उन्होंने बोला कि जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, इसमें सन क्या है, एक फोकस सेंटर है, बाकी के जो प्लेनेट है, बाकी का जितना भी सिस्टम है सौर मंडल का, वो उसके चारों तरफ रिवॉल्ट कर रहा है। सूर्य बीच में है, बाकी जो ग्रह है इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे। सूर्य अपने अक्ष पे तो घूम रहा है, परंतु जो ये प्लेनेट है इसके चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि ये फोकस सेंटर है, बाकी सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बल्कि इनको भी इस बात के लिए मनवाया गया कि जो सूर्य है वो अर्थ का भी अर्थ का सेंटर नहीं है, अदर प्लैनेट्स का सेंटर नहीं है, जबकि अर्थ बाकी प्लैनेट्स का सेंटर है। परंतु उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। वो इस बात को साबित करके रहे कि सूर्य जो है एक फिक्स पॉइंट पे है, फोकस सेंटर पे है, बाकी सारे जो जितने भी ग्रह हैं, सदस्य ग्रह हैं, वो इनका चक्कर लगाते हैं। और सूर्य एक जो है हीट, मतलब ये दूसरे प्लैनेट्स, स्टार बोलते हैं सन को, सन स्टार है और ये फोकस सेंटर है। और अर्थ को यहाँ पर जियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया गया था फोकस सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सी मंदाकिनियाँ है, उसमें हज़ारों मिलियंस के हिसाब से जो है तारे पाए जाते हैं। तारों का जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से ओरिजिनेट हुए हैं, इसमें सबसे पहले जो स्टेज आती है, सबसे पहले जो है स्पेस में क्या पाया जाता है, डस्ट और गैस, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ये आपस में प्रक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और उससे जो सबसे पहले बनता है नेबुला। नेबुला इसका बर्थ प्लेस है स्टार का। नेबुला से ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण इससे प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। प्रोटोस्टार से रेड जायंट बनता है, इसको सुपर जायंट भी बोला जाता है। और फिर सुपरनोवा से जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो वाइट ड्वार्फ होता है। वाइट ड्वार्फ से जो लास्ट स्टेज है, लास्ट और इसके बाद जो तारा लास्ट स्टेज पे पहुंचता है, इसको ब्लैक होल या ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। बाकी की वीडियो में हम प्लैनेट और सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स, सन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।